तो दोस्तों आज हो गया 9 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी की चेतावनी, कहा किसी कीमत पर यह स्वीकार नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में संपन्न हो चुका है। अब प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नज़र 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिक गया है। इधर कुछ एग्जिट पोल जहां महागठबंधन की सरकार बनाती दिख रही है तो वहीं कुछ एनडीए सरकार की वापसी की भी घोषणा कर रही है। इसके साथ आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आधार पर पार्टी और नेताओं ने भी अपनी जीत या सरकार बनाने के दावा करना शुरू कर दिए हैं। इस बीच आज राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार के साथ स्वीकार करना है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिबंधियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को आरोप लगाया है कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाते रहे कि 2016 में की गई नोटबंदी लोगों के हित में नहीं थी और इसने अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर डाला है। इस आरोप का सरकार ने बार बार खंडन किया है। आपको बता दें कि नोटबंदी के विरोध में पार्टी की ऑनलाइन अभियान स्पीक अप अगेंस्ट डिमो डिजास्टर के तहत जारी एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे उच्च प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक थी। राहुल गांधी ने हिंदी में कहा कि सरकार कहती है कि इसका कारण कोविड है, लेकिन अगर ये वजह है तो कोविड बांग्लादेश और विश्व में और जगह भी है। कारण कोविड नहीं है, नोटबंदी और जीएसटी कारण है। आज की तीसरी बड़ी खबर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन की भारत को लेकर क्या नीति होगी, आप भी ये ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि बाइडेन की भारत को लेकर क्या सोच रही है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर उनके इरादे क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन भारत के बड़े समर्थक रहे हैं और भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते को उन्होंने हमेशा अहमियत दी है। सीनेटर और उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने भारत के पक्ष में कई ऐसे कदम उठाए थे जिनकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि भारत के साथ उनका नाता सकारात्मक होगा। दो परिपक्व और जीवित लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका के कई साझा हित है। रणनीति, राजनीति, डिफेंस, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पेस के क्षेत्र में दोनों देश लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ता लगातार मजबूत होता रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, फिल्म सिटी के मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश को मुंबई से भी बड़ा फिल्म सिटी मिलने जा रहा है। मौर्य का बयान उस वक्त आया जब कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने चुनौती देते हुए कहा था कि चलाने की क्षमता है तो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से ले जाएं। दरअसल बीते शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा था कि खबर है कि मुंबई की फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। यदि वो फिल्म इंडस्ट्री चलाने की क्षमता रखते हैं तो वो फिल्म उद्योग ले जा सकते हैं। अगर उनमें क्षमता है तो वो फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। इसी के बाद रविवार को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित फिल्म सिटी पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और राज्य को मुंबई से भी बड़ा फिल्म सिटी मिलने जा रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले कांग्रेसी नेता फिर बिहार पहुंचने लगे हैं। अब कांग्रेस के ये राष्ट्रीय नेता चुनाव परिणाम के साथ सरकार के गठन तक बिहार में ही मोर्चा संभाले रहेंगे। परिणाम के बाद अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाले रखना बड़ी चुनौती होगी और राज्य में कांग्रेस के साथ हुई सियासी घटना बिहार में ना दोहराई जा सके, इस लिहाज से चुनाव कराकर लौट चुके राष्ट्रीय नेताओं को पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर बिहार भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेवारी संभालने वाले राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला रविवार को ही शाम 6 बजे पटना पहुंच गए हैं। आज की छठी बड़ी, सीमांचल में कितना असर छोड़ पाया असदुद्दीन अवैसी फैक्टर। जी हां, आपको बता दें कि बिहार का सीमांचल का इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां भारी गरीबी है, हर साल बाढ़ से ज़िंदगी दूभर होती है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद में आबादी है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीमांचल में हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी की साख दांव पर है, जिसका फैसला तो 10 नवंबर को होगा। लेकिन इससे पहले इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के आई एग्जिट पोल में असदुद्दीन अवैसी का सियासी जादू सीमांचल के इलाके में कोई खास असर नहीं छोड़ पाया है।
हालांकि पिछली बार से ज़्यादा बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक सीमांचल में महागठबंधन ने सभी का सफाया कर दिया है। सीमांचल की 24 सीटों में से महागठबंधन को 15 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए को महज 6 सीटें मिल रही है। इस तरह से एनडीए को तगड़ा झटका लगा है, जबकि यहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली ग्रीन डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत चुनावी मैदान में उतरी थी। एआईएमआईएम बिहार की 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 14 उम्मीदवार सीमांचल इलाके के विधानसभा सीट पर थे, जबकि बाकी सीटें सहयोगी लड़ रहे थे। इनमें जेडीएसएफ गठबंधन को महज 3 सीटें मिलती दिख रही है एग्जिट पोल में। जी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के इलाके में कैंप कर रखा था और सीएए एनआरसी जैसे मुद्दे को जमकर उछाला था। आज की 7वीं बड़ी खबर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने नोटबंदी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। वही भारत के इतिहास के काले दिनों में से एक, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 की नोट बंद की थी, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई और आज हमारी जीडीपी या इकोनॉमी के बर्बाद होने का कारण सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि 90% कारण जीएसटी का गलत इस्तेमाल और नोटबंदी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने अहंकार में डूब करके जो फैसला लिया, उससे हमारे गरीब, मजदूर, छोटे कारोबारी, नौकरी पेशा वाले लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा और बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना हुआ। बेटियों के शादी विवाह नहीं हो सके थे। हमने बच्चों को पैसे की किल्लत में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पैसे की किल्लत में मरते हुए देखा। गरीब के बच्चे को, एक बूढ़ी मां को तड़पते हुए देखा, लेकिन उस तड़प को और बच्चों की फिक्र को वही लोग समझ सकते हैं जिनको परिवार से प्रेम होता हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई फिक्र नहीं की और मजाक उड़ाया था विदेश में कि 500 और 1000 की नोट नहीं है और शादी के लिए पैसा नहीं है, मजाक उड़ाया था। आज का दिन भारत के इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा कि इस दिन एक प्रधानमंत्री ने अहंकार में डूबकर जनता को परेशान करने के लिए 138 करोड़ जनता को धोखा दिया और भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में अहम तरीन रोल अदा किया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उठा करके देख लीजिए तारीख को, 8 नवंबर के बाद के आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नकली नोट FCN खत्म हो जाएगा, जबकि FCN का कोई डेटा नहीं, 99.9% नोट वापस चला गया। नक्सलवाद को बोला कि नक्सलवादी और ज्यादा हमले हुए, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया, 2000 का नोट आसानी से हो सकता है। तो यह फैसला पूरी तरह से देश के खिलाफ था। मैं मानता हूं देश की प्रगति के खिलाफ था, देश की तरक्की के खिलाफ था। लेकिन अफसोस कि कुछ लोगों को जहन में ये चीज घुस चुकी है कि हम लोग हर बात पर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अगर आप हर बात पे बिना सोचे समझे अगर प्रधानमंत्री की बात का समर्थन कर रहे हैं तो याद रखिए इसका नुकसान देश को होगा। और ये विचारधारा सनातन धर्म की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा श्री राम की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है कि आप आंख बंद करके वक्त के बादशाह पर, वक्त के हुक्मरान पर विश्वास करके रखें, उनसे सवाल ना करें। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो याद रखिए अभी तो अडानी को 50-50 साल के लिए एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, अभी तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अभी तो किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो दिन दूर नहीं। अगर आज मजदूरों को देखा ना कोरोना में आपने सड़क पर मरते हुए, आज तो ये हाल है। अगर आप नहीं खड़े हुए मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे ब्राह्मण समाज के और वैश्य समाज के लोगों, आपको भी कह रहा हूं कि अगर आज खड़े नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि जब 90% लोग रोटी को भीख की तरह मांगने पर मजबूर होंगे। और यही चाहते हैं प्रधानमंत्री कि लोग मेरे से रोटी की भीख मांगे और मैं इन पर रोटी, 2 वक्त की रोटी देकर एहसान करूं। ये लोग भारत के भूखे भाइयों को भोजन नहीं करा सके, लेकिन विदेशियों को भारत लाने की बात करते हैं। और हमारे भाई
भावनाओं में बहकर उनकी वाह वाह करते हैं। मेरे भाई, नहीं समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र है।